हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KST मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। मैथ सीखो शीतल मैम से। ठीक है, चलिए आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। वाओ, अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशंस, और हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, और कैसे हम इक्वेशंस के रूट निकालते हैं, क्या रिलेशन होता है कि हमें पता चलता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, और क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम बताते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन आएगा या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन। आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो आपको 15 डेज़ में जो हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं एचटेट, पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम की मैथ की, तो हमें सिर्फ वही रिवाइज़ करनी है। ठीक है जी, नया टॉपिक स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करके स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें ये मान के चलो कि अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, अगर आप सिर्फ लेवल 3 का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट से ऑन एन एवरेज 45 to 48 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब लेवल 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप दोनों एग्ज़ाम देने वाले हो, तो फिर आपको टीजीटी में कम से कम 50 से अबव, मतलब 50 to 55 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तब आप जाके 40-45 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए रिविज़न करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, हमें तो वो भी नहीं पता जी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपका कोई एक वेरिएबल होता है। ठीक है, मान लो मैंने अपना वेरिएबल ले लिया x, मैं थ्रू आउट अपनी वीडियो में इसी वेरिएबल को मान के चल रही हूँ। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, k हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो चलिए पोलिनोमियल, अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तो पोलिनोमियल हमने बात की थी कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। किस तरीके से कि जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर्स में लिखा होता है। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे वेरिएबल की पावर्स लिखी होती हैं। और कौन सी पावर्स लिखी होती हैं, मुझे x की पावर्स का एक्सप्रेशन देखना है। कौन सी पावर्स लिखी होती हैं? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पोलिनोमियल में जो x हमारे वेरिएबल की पावर्स होती है ना, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं कि या तो ज़ीरो हो सकती है पावर, या फिर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। ये चीज़ आप याद रखना हमेशा। पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा या तो ज़ीरो हो सकती है या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते किस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारी x की सारी पावर्स आप देखो पॉजिटिव दिख रही हैं आपको। यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ x की पावर हमारी क्या है? 0 आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इसी तरह की जो फॉर्म होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल बोल देते हैं। अब पोलिनोमियल के अंदर क्या क्या बातें होती हैं? किस किस तरह की पोलिनोमियल होती हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है हमारे पास। कैसी होती है? कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है, लीनियर पोलिनोमियल होती है। ठीक है, और मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। लेकिन हम कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं कि एक पोलिनोमियल कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है? उसका कोई तो तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है कि अगर आपकी पोलिनोमियल की डिग्री, अब आप सोच रहे हो कि डिग्री क्या है? डिग्री क्या होता है कि जो भी आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 आती है। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 आती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 आती है। अगर मेरी डिग्री 3 है, तो मेरी पोलिनोमियल क्या बन जाती है? क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाती है। अगर मेरी डिग्री 4 आ रही है तो क्या बनेगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। आपको समझ आया पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट? पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, डिग्री क्या होता है? कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि पोलिनोमियल गिवन और आपसे पूछता है कि डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ कि x³ माइनस 5x² इज इक्वल्स टू 3x²। ठीक है, ये आपको मैंने एक एक्सप्रेशन दिया, आप बताइए इसकी डिग्री क्या है। साफ साफ दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई इसकी डिग्री। अब मैं अगर आपसे एक और एग्जांपल पूछूं जिसमें मैं पूछ रही हूँ 5x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x²। अब मैंने ये एक एक्सप्रेशन पूछा +5, अब आप बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी। कमेंट सेक्शन में लिखो इसकी डिग्री क्या आएगी, फटाफट क्या आएगी बताओ, मुझे बताना इसकी डिग्री क्या आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हमें पता चल गया पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल किस तरीके से होती है और किस किस टाइप की पोलिनोमियल होती है। अब उसके बाद क्या टॉपिक है आपका, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो 2 वेरिएबल्स में बात करते हैं हम, 2 वेरिएबल्स में, यानी अगर मैं एक वेरिएबल x लेती हूँ, दूसरा वेरिएबल मैं y मानती हूँ, तो 2 वेरिएबल्स में मैं एक्सप्रेशन लिखूंगी, मतलब लीनियर बोल रहा है तो इन दोनों की डिग्री क्या आएगी, 1 डिग्री आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। दूसरी मेरी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो मतलब ये मेरी क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशंस है मेरी, 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दी होंगी पेपर में। और उसके बाद क्या पूछते हैं पेपर में, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं तो आप ये बताओ कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन आएंगे, क्या इन दोनों इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहे हैं या एक से ज़्यादा आ रहा है, कैसे चेक करेंगे आप, कोई तो फॉर्मूला होगा, तो हमें उसी फॉर्मूले की बात करनी है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है जी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जो a1 और a2 है ना, वो हमेशा याद रखना कि आपके फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे, सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट हमारे b1/b2 होंगे, और c1 और c2 जो है वो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होंगी, मतलब जहाँ पे हमारी डिग्री 0 आ रही होगी वेरिएबल की। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब इसको चेक कैसे करना है, तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास, तीनों कंडीशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 कंडीशन क्या होती हैं, ये हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का टॉपिक है, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका KVS, NVS, DSSS, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे अलजेब्रा के बिहाफ पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ये मान के चल रही हूँ, आई नो कि आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो लेडीज़ हाउसवाइफ हैं या फिर जो आप में से जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं, कोई मान लो जॉब कर रहा है या कोई अपना जिसका लाइफस्टाइल जो है बहुत ही बिजी रहा है अभी से पहले, और वो अब सोच रहा है कि मैं एस्टेट का एग्ज़ाम देता हूँ और फटाफट मैं 15 दिन में रिवीजन करता हूँ, तो मैं सिर्फ ये मान के चल रही हूँ कि आप जो है ये सब बेसिक चीज़ें भूल गए हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनके बिहाफ पे जो क्वेश्चन आना है ना जी, वो हमें नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ से पूरे नंबर लेने हैं इस टॉपिक से। क्योंकि देखो जो मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे ना वो तो सभी के लिए मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन हमारे हाथ से छूट गया तो फिर हम उस रेस से बाहर हो जाएंगे। जो रेस हमारी लगी हुई है कि हमें एस्टेट क्वालिफाई करना है, उस रेस से फिर हम बाहर हो जाएंगे अगर हमने आसान टॉपिक भी छोड़ दी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें हमेशा देखो कि मोस्ट ईजिएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो हमें सबसे पहले कवर करनी चाहिए, सबसे पहले रिवाइज करनी चाहिए, टिप्स पे हमारे होने चाहिए वो, ताकि वहाँ पे हमारा टाइम भी कम लगे पेपर में और हमें सारी चीज़ें उसकी याद हो। ठीक है, तो हम यह बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 कंडीशन क्या क्या हैं। मान लो कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब अगर ये तीनों हमारे इक्वल आ जाएं, तीनों अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद करो कि तीनों ही बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, मतलब सारी कंडीशंस इक्वल आ गई तो मतलब इन्फिनिटी की बात कर रहा है। सारी कंडीशंस अगर मेरी इक्वल आ गई तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। दूसरी कंडीशन हम कैसे याद करेंगे कि अगर मेरा a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल ना हो,
मतलब मेरे फर्स्ट हुई है a1/a2 और b1/b2, वही अगर मेरे इक्वल नहीं है तो जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा उसके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर मान लो दो ये जो आपकी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है ये सेम आ जाए और थर्ड वैल्यू मेरी सेम नहीं आ रही, पहले दो मेरे बराबर आ गए और लास्ट वाला मेरा बराबर नहीं आ रहा, ये क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बेकार है ये, ठीक है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है तो पूछता है कि आप ये बताओ कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि जिस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। उस केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस और रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के जीरोस अगर रूट्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप समझो होता क्या है। किसी भी इक्वेशन का रूट होता है कि x की वो वैल्यूज़, ये जो हमारा वेरिएबल है ना, इसकी वो वैल्यूज़ जिसको अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें, मतलब अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें या इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो जो ये पोलिनोमियल है ना, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी ज़ीरो बन जाती है। ठीक है, समझ आया। मतलब मैं अगर x को, फॉर एग्जांपल अगर मैं x को यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ इस पोलिनोमियल के अंदर, तो मतलब मेरी p ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, यानी कि मेरी कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x इक्वल टू 1 है ना जी, ये हमारा इस पोलिनोमियल का रूट है, इस पोलिनोमियल की जीरोज़ हैं, ठीक है। दूसरा क्या, अगर मैं x को -1 पुट करती हूँ तब भी ये 0 आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा, -1 पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 और -1 है ना, वो दोनों के दोनों इस जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी पोलिनोमियल है, इसके क्या है, जीरोज़ हैं। समझ आया आपको। हमें पता चल गया रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें पता चल गया क्या होता है। अब मान लो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूँ, हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो हमारी पोलिनोमियल भी होती हैं, याद रखना, उसकी डिग्री 2 होती है बस, ठीक है। स्पेसिफिक ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अब हम कवर करने जा रहे हैं, फटाफट रिविजन कर लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पहली बात तो अगर इसकी डिग्री 2 है, जिस भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना उसके पास उतने ही रूट्स आते हैं। अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब उसकी डिग्री 2 है तो उसके पास 2 रूट्स हैं। अगर मेरी क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके पास 3 रूट्स हैं। अगर मेरी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो उसके पास 4 रूट्स हैं। मतलब पोलिनोमियल की डिग्री n, पोलिनोमियल की अगर डिग्री n है तो उसके पास कितने रूट्स आएंगे, n ही उसके पास रूट्स होंगे। क्लियर हो गया आपको। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम रूट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे, रूट्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। रूट्स का नेचर बताओ, रूट्स का सम बताओ, सम ऑफ रूट्स बताओ, सम ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, और किस तरीके के रूट्स आएंगे वो बताओ, और कैसे निकालेंगे वो बताओ। तो हम ये सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ से हम रूट्स का नेचर बता देते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है तो हम चेक करेंगे उसके रूट्स का नेचर कैसा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसी हैं, हम चेक तो करें कम से कम उसके रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो उसको चेक करने का हमारा क्या तरीका होता है कि अगर मेरे पास एक इन जनरल में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रही हूँ, यहाँ पे ये मेरा x² का कोफिशिएंट है, ये मेरा x का कोफिशिएंट है और ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है जी। अब हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो रूट है उसकी क्या नेचर है, उसका नेचर इन द सेंस अच्छा है, बुरा है, कैसा है, पॉजिटिव है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, बताओ तो सही। तो हम कैसे बताएंगे, देखो हम कैसे बताएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट। और उसको डिनोट करते हैं हम d से, ठीक है, d से हम डिनोट करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं, b² - 4ac। क्लियर हुआ, b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लो जी, रट लो इसको, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता ही आता है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब कंडीशंस क्या होती हैं, अगर मेरा ये 0 आ जाए, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, तो फिर इन तीनों केसेस में हमारे पास क्या नेचर आएगा हमारे रूट्स का, हमारी जीरोस का क्या नेचर आएगा मैम, बताओ जल्दी बताओ क्या नेचर आएगा। तो देखो, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा, इसका मतलब मेरे रूट्स क्या आने वाले हैं, रियल आने वाले हैं। और क्या आने वाले हैं, दोनों के दोनों इक्वल आने वाले हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ही रूट आएंगे और वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर एक की वैल्यू 1 है तो दूसरे की वैल्यू भी 1 होगी और दोनों के दोनों ही रियल नंबर होंगे। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब मेरी अगर या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, इस रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं और दोनों के दोनों रियल आ रहे हैं, मतलब अच्छे रूट है, अच्छा नेचर है उनका, ठीक है, रियल आ रहे हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव है तो अच्छा तो आएगा ही, पॉजिटिव है तो अच्छा आएगा ही, मतलब क्या आएगा, रियल आएगा, वो रियल होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों अनइक्वल, अनइक्वल इन द सेंस कि अगर एक की वैल्यू 1 है तो दूसरे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू -1 है तो दूसरे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये जो कंडीशन है कि पॉजिटिव रूट्स हमारे कुछ भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो रियल नंबर होगा और वो दोनों अनइक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं आ सकते, साइन चाहे उनका कुछ भी हो। अब उसके बाद बात आती है कि अगर ये लेस देन 0 हो जाए, मतलब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो ये हमारा अच्छा कहाँ से हो गया, फिर नेगेटिव है तो अच्छा ही नहीं है, इसका मतलब फिर हमारे रूट्स क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं, हमारे रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी आते हैं, मतलब हमारे रूट्स जो हैं रियल नहीं होते, रियल नहीं होते। ठीक है जी, चेक करते हैं कि हम रूट्स निकालेंगे कैसे। अगर मेरे पास इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c या इक्वल्स टू 0, अगर आप मान लो मैं इसको ले लेती हूँ 3x² + 2x - 4 = 0, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस इक्वेशन के रूट्स में कैसे निकालूँ, कोई तो फॉर्मूला हो डायरेक्ट जिसमें वैल्यू पुट करूँ और मेरा आंसर आ जाए। हाँ जी होता है, देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b + (b² - 4ac / 2a, और ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, b ± (d/2a). अब ये b क्या है, a क्या है, b हमारा क्या है, x² का कोफिशिएंट है ना, सॉरी b मेरा x का कोफिशिएंट है और a मेरा x² का कोफिशिएंट है। तो मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूँ, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं वैल्यूज़ निकालूँ x की, तो क्या आएंगी, x = -2 ± (b² मतलब 4 -4 × 3 × -4 / 2 × 3। ठीक है, मतलब मेरी वैल्यू क्या आएंगी, -2 ± प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 52 / 6। कुछ इस तरीके से हमारी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक बार हम बीच में प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो मतलब मेरे दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। और मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन। एक और मेथड हमारे पास होता है रूट्स निकालने का, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है x² - 4x + 3, ठीक है, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है, तो मैं इसके फैक्टर कैसे करते हैं, हम इसके फैक्टर करते हैं, जो आपकी मिडल टर्म होती है ना उसको स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से कि अगर हम उन दोनों को, मान लो मेरे दो रूट्स आए अल्फ़ा और बीटा, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3x² आना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ, इन दोनों को अगर जोड़ती हूँ, सम मेरा क्या आना चाहिए, -4x आना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरा प्रोडक्ट तो आना चाहिए 3x² और उनका सम आना चाहिए -4x। ठीक है जी, मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तब हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट ये आएगा। तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करूँ, देखो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बस फर्स्ट और लास्ट को हम एज इट इज़ रखते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगी, कैसे आएगा, -3x और -x। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, लास्ट टर्म एज इट इज़, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या आपको ये जोड़ने पे -4x दिख रहा है, हाँ जी, मल्टीप्लाई करने पे आपको 3x² दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है।
तो मतलब हमारी मिडल टर्म स्प्लिट हमने बिल्कुल सही तरीके से की है। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x क्या बचेगा x-3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x-3। तो मतलब मेरे पास थ्रू आउट क्या बच रहा है जी, थ्रू आउट क्या बच रहा है, x-3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x-1 = 0। तो मतलब मेरे 2 फैक्टर बन गए इस पॉलिनोमियल के, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया। और =0 हमने क्यों लिखा, =0 हमने क्यों लिखा, अगर हम रूट्स निकाल रहे हैं तो रूट की वैल्यू पुट करने पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 ही तो बनेगा, इसीलिए हम इसको =0 करके वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ से, 3 और 1, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 3 है और 1 है। इसके बाद एक टॉपिक है कि सम ऑफ रूट्स। अगर मेरे पास क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सम ऑफ रूट्स दिया होगा या फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया होगा, फिर आपको पूछेगा कि आप इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। मतलब आपको ना तो रूट बताया, ना आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो आपको सीधा बोलेगा कि 2 ऐसे रूट्स हैं जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है, अब आप इसका एक्सप्रेशन बताओ, आप इसके लिए इक्वेशन बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखो सम ऑफ रूट्स अगर मुझे दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया है मतलब मेरे पास अगर मान लो रूट्स हमारे मान लो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, रूट्स मेरे क्या आ रहे हैं, एक अल्फ़ा आ रहा है, एक बीटा आ रहा है, ये मेरे क्या हैं, रूट्स हैं। तो इनका सम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। इनका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। तो इनको निकालते कैसे हैं, कैसे पता चलता है हमें, तो हमें पता चलता है अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन ax² + bx + c दी हुई है, ठीक है, अगर मेरे पास इस तरीके की जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो तो इसी तरीके की आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं कैसे पता करूं कि अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो मैं कैसे पता करूं ए बी सी की वैल्यू, मैं कैसे पता करूं ए बी सी की वैल्यू, वो कैसे आती है कि अगर मेरे पास सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। इसको आप रट लो, चाहे समझ लो, चाहे याद कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन इसको याद ज़रूर कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लो। उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता कि b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो आप इसको कैसे याद करो कि जो मेरा b है ना जी, ये मेरा बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो मतलब ये क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है, सबसे पहले आता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट, तो मतलब मेरी कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय a क्या है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² है। क्लियर हुआ है आपको, ठीक है। अब इसको आप याद कर लो, ठीक है। बहुत बार कैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लो आपको बोलेगा कि जो सम ऑफ रूट्स है ना जी, सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है -4, ठीक है, सम ऑफ रूट्स आपको दिया -4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है 3। अब आप मुझे बताओ इसके लिए आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास और वो क्या होता है, x² - sx + p = 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ s जो है वो मेरा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, p मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा सीधा सीधा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी, x² मैंने लिखा, इसने बोला था कि सम ऑफ रूट्स -4 है, तो हम इसकी जगह -4 पुट करेंगे, इंटू x करेंगे, प्लस p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, मतलब मैं +3 पुट करूँगी, = 0 करूँगी। मेरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, x² + 4x + 3 = 0 आ रहा है। आ गई क्या, नहीं आ गई, आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही फॉर्मूले आपके। इस क्वेश्चन में पूछा है कि -5 अगर हमारा इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दूसरी लाइन बोल रहा है कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k = 0 है, तो आप और उसके पास इक्वल रूट्स हैं, तो आप k की वैल्यू बताओ, हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, -5 अगर मेरा रूट है, -5 अगर मेरा रूट है, तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -5 पुट कर देती हूँ तो इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 0 आनी चाहिए, = 0 आना चाहिए। आप इसमें पुट करो -5, क्या आएगा, 2 × -5² + p × -5 -15 = 0। इसके बाद वैल्यू क्या आएगी, 50 -5p -15 = 0, मतलब -5 ये हो गया -35, मतलब p की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7 आ गई।
p की वैल्यू अगर मेरी 7 आ गई तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, p इंटू आपको दिया हुआ p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0, और मुझे k की वैल्यू बतानी है यहाँ से। तो आप p की वैल्यू पुट करो सबसे पहले, ये क्या बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ आया आपको। अब इसके बाद हमें k की वैल्यू निकालनी है इसने, लेकिन सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। इस इक्वेशन के पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। अब अगर इसके पास इक्वल रूट्स हैं तो आप मान लो कि इसके दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा हैं, मतलब पहला भी अल्फ़ा है और दूसरा भी अल्फ़ा है, ठीक है। दोनों रूट्स क्या हो गए, अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए। हमने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो क्या बन गया 2 अल्फ़ा। उसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ रूट्स हमारा आता था -b/a, मतलब -7/7, जिसकी वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। आई कि नहीं आई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। अगर हम अल्फ़ा मान के चल रहे हैं और दोनों बराबर हैं तो मतलब दोनों रूट्स अल्फ़ा है, उनका प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। उसका फॉर्मूला क्या था, c/a, c/a मतलब k/7, और अल्फ़ा की वैल्यू मेरी क्या आई यहाँ से -1/2, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/4, ये हो गया k/7। तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4 आ गई आपकी k की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ से ट्रू हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ a सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एज्यूम्स लीस्ट वैल्यू, ठीक है। हमें a की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो इस इक्वेशन के हमारे पास क्या आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, वो सबसे लीस्ट वैल्यू एज्यूम करें। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखो पहले क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। पहली बात तो आप ये देखो कि जो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आता है। हमारे पास एक फॉर्मूला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, उसका फॉर्मूला क्या था, -b/a। पुट कर दो, -b मतलब कि यहाँ से बन गया a/2, सॉरी a -2, क्योंकि माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो मतलब मेरी वैल्यू 1 आ गई। इट मीन्स -b/a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a -2 आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद मतलब मेरा सम ऑफ रूट्स ही आ गया, a -2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूँ तो क्या आएगा, यह आता है इसकी वैल्यू होती है c/a, मतलब -a -1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब माइनस कॉमन ले लो, a + 1 आ गई। ये मेरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब दोनों जो हमारे रूट्स हैं उनका स्क्वायर्स करना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारा यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी। वो क्या होती है, देखो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है कि नहीं होता। अब मुझे ये वैल्यू इसके बराबर बनानी है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अब मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है, मैं क्या करूँ, -2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ यहाँ से। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल आ जाएंगे। आप इतना दिमाग खुद भी लगा सकते हो, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप इतना दिमाग भी लगा सकते हो। देखो क्या बन गया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बन गया। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -a -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस a + 1 है मेरे पास, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा, a² + 4 -4a + 2a + 2, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से क्या आ रहा है इक्वेशन, a² - 2a + 6 = 0। अब इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट a की वैल्यू क्या होगी, अगर ये एक्सप्रेशन जहाँ पे ये 0 बन जाए, मतलब ये पूरी वैल्यू जो ये है 0 बन जाएगी, तो इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स जो है उससे लीस्ट वैल्यू क्या आएगी। अब ये दोनों का सम है और दोनों स्क्वायर में है, मतलब ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, नेगेटिव तो इसकी वैल्यू कभी आ नहीं सकती। तो पॉजिटिव वैल्यू में, पॉजिटिव्स में सबसे लीस्ट क्या आएगा, सबसे लीस्ट 0 आएगा। तो 0 आने के लिए अगर मैं इस पॉलिनोमियल के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल दूँ, रूट्स पे 0 देगा। इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, a² - 2a + 1 + 5।
अब मुझे यहाँ रूट्स भी नहीं निकालने पड़ेंगे। देखो ये क्या बन जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा +5। जितना आसान तरीका हो सके उतना आसान तरीका यूज़ करना चाहिए। देखो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, a की जगह मैं 1 पुट करती हूँ, तो ये पूरी जो वैल्यू है वो मेरी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ 5 बचेगा। अगर मैं 0 के अलावा कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी टर्म लूँगी, मान लो मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, ठीक है 2 लेती हूँ, तो ये क्या आएगा 1 आएगा +5, मतलब ये 6 आ जाएगी। लेकिन हमें तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना जी, इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है। ए की किस वैल्यू के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी आए, तो ये सबसे छोटी कब आएगी, सबसे छोटी 5 ही आएगी, या फिर इसमें अगर आप कुछ और जोड़ोगे तो ये बढ़ती चली जाएगी, तो मतलब सबसे छोटा नंबर तो 5 ही आ रहा है इसमें। तो जब ये 0 बन जाता है तो ये सिर्फ 5 बचता है जो सबसे छोटा है, तो मतलब ए की वैल्यू 1 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो लीस्ट वैल्यू एज्यूम कर रहा है, तो मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो आ गए ना आपके सारे टॉपिक्स जितने मैंने कराए, सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, तो बोल रहा है कि पी और क्यू की हमें वैल्यू बताओ। तो पी और क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, सबसे पहले आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो इक्वेशंस दिए हैं उनको लिखो, 2x + 3y = 7। नेक्स्ट क्या है, p + q × x + 2p - qy = 21। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a1/a2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों बराबर आएंगे, इनफाइनाइट के लिए तीनों बराबर, a1/a2 b1/b2 = c1/c2 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो a1/a2 लिखो, क्या आ रहा है 2/p + q = 3/2p - q, c1/c2 क्या आ रहा है 7/21। अब तीनों को सॉल्व करो, कैसे करोगे, ये बन गया हमारा 1/3 बन गया, फर्स्ट और लास्ट को लेके चलो, 2/p + q = 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा p + q = 6। अब फर्स्ट और लास्ट को लेके चलेंगे, थर्ड सेकंड लास्ट को लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2p - q = 9 बन जाएगा। अब आप इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड लगा के या सम कर दोगे, तो इस यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3p = ये बन गया 15, मतलब p की वैल्यू मेरी क्या आ गई 5 आ गई। अब आप देखो क्या p की वैल्यू 5 से काम चल जाएगा, q की वैल्यू निकालनी तो नहीं पड़ेगी, हाँ जी बिल्कुल चल जाएगा। p की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है तो q की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरे किसी भी ऑप्शन में मेरे पास p की वैल्यू 5 नहीं दी हुई, तो मतलब मुझे आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ऑप्शंस पे हमेशा नज़र रखनी है कि थोड़ा सा काम करने से क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब हमारा टाइम बच जाएगा। तो पेपर आपका जो है ना इस तरीके से भी बनाया जाता है कि अगर आप आधा क्वेश्चन करके आप समझ जाओ कि किस ऑप्शन को यहाँ से हमें करेक्ट करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना पेपर में कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पे भी हमेशा फोकस करना कि क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहीं लग जाओ क्वेश्चन देखा और सॉल्व करने लग जाओ एंड तक, क्या पता आधा सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दी है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, द रिमाइंडर कम्स आउट ax + b, हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो हमें बताना है a² + b² की वैल्यू, मतलब बेसिकली हमें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना सीखो। सबसे पहले तो आप डिवीज़न एल्गोरिथम जो होती है, डिवीज़न थ्योरम जो होती है, वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है a = bq + r। r मेरा रिमाइंडर है, q मेरा क्वोशिएंट है, a मेरा डिविडेंट है और b मेरा डिवाइज़र होता है। ठीक है जी, ये आपकी डिवीज़न एल्गोरिथम होती है। यहाँ पे a और p जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, b > 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमें बताना रिमाइंडर क्या आएगा इसको डिवाइड करने पे, हमें किसको किससे डिवाइड करना है, 6x4 + 8x³ + 17x² + 21x + 7, इसको हमें डिवाइड करना है 3x² + 4x + 1। देख के घबराना मत, सीधा सीधा डिवाइड कर दो, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा डिवाइड कर दो। लिखो 6x4 + 8x³ + 17x² + 21x + क्या है 7। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 3x² + 4x + 1 से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे मुझे 3x² + 4x + 1 से डिवाइड करना है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको इसकी फर्स्ट टर्म जैसा बनाओ। ठीक है, इतना करना है बस, इसको इसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसा बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, x² को x4 जैसा बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6x4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ से क्या आएगा 8x³,
फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x² आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद सब जगह हमारा साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। कैंसिल आउट कैंसिल आउट, क्या बच गया 15x² प्लस 21x प्लस 7, ये बच गया हमारे पास। अब फिर से वही काम करना है, जो ये फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म को मतलब 3x² को हम 15x² जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा हमारा 15x²। तो 15x² प्लस 5 × 4 20x प्लस 5 आ गया। अब फिर से माइनस 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 कैंसिल आउट, 21x माइनस 20x क्या आएगा, x बचेगा। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो मतलब मेरा रिमाइंडर ax प्लस b की फॉर्म में आना चाहिए था, वो हमारा आ गया। x प्लस 2, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो a² प्लस b² क्या आ जाएगा 1 + 4 विच इज़ 5। ठीक है, यहाँ से मेरा आंसर आ गया 5। हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन 2। ठीक है जी, बात कर रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फॉर्मुलेट करना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आपकी स्पीड है ना उसकी टर्म्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। स्पीड की टर्म्स में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसने डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और इसने एक हमें कंडीशन भी दे रखी है कि अगर आपका जो है स्पीड अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा नहीं रहा। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं टाइम की फॉर्म में लिखती हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब आप मान लो मुझे अगर स्पीड की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप स्पीड को मान लो, स्पीड मेरी क्या है x है जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x लिया हुआ है तो मैं उसको x मान लेती हूँ। अब इसके बाद आप लिखो, इसके बाद क्या आएगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या दिया है 480 किलोमीटर, स्पीड मेरी क्या है x है, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दूं, मतलब 8 अगर मैं इसको कम कर दूं, जो मेरा टोटल टाइम है ना, मतलब ये मेरा टाइम इसके बराबर है, तो जो मेरा टोटल टाइम है वो 3 घंटे और बढ़ जाता है। तो मेरी ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, t इज इक्वल टू टी हमेशा रहेगा, तो मतलब मैं ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इन दोनों को बराबर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा 480/x इज इक्वल्स टू 480/x माइनस 8 प्लस 3। आप थ्रू आउट एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरा क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये क्या बन जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480x प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ऊपर इसको खोल दो, क्या आएगा 480x माइनस ये आएगा 3840 इज इक्वल्स टू 480x प्लस 3x² प्लस 24x। अब आप इसको लेफ्ट साइड में ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच रहा है 3x² प्लस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगी तो क्या आएगा x² प्लस 12x x² प्लस 8x माइनस ये बचेगा 1 2 और 8 0। ठीक है, तो मतलब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया x² प्लस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये जो है इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है? हाँ जी है। और किसकी टर्म्स में है? स्पीड की टर्म्स में है जी। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ जी दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आ गया आपका। हाँ जी, तो हमने जो है अलजेब्रा के जो मैंने हर टॉपिक के बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो भी रिवाइज करवा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 3 डेज़ के अंदर अंदर मैं पूरा रिवाइज करा दूंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूँ, ताकि आप पेपर में अगर मेरी सारी वीडियो देख के जाते तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ये मेरी उम्मीद है आपसे। तो आप अच्छे से तैयारी रखो और अपना स्ट्रेस कम रखो, पॉजिटिव रहो, खुश होके इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप ये मान लो कि मेरा तो एचटेट क्वालिफाई हो गया है, ये मान के चलो कि मेरा पेपर क्लियर हो चुका है। बस उस तरीके से आपको सिर्फ याद करना, रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, PYQ तो ज़रूर लगाने हैं। PYQ अगर आप लगाएंगे ना तो आपको पेपर अलग तरीके का नहीं दिखेगा, आपको जाना पहचाना सा पेपर लगेगा। तो आप PYQ ज़रूर लगाना जी मेरे कहने पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।